लगातार तेज गिरावट के बाद बाजार इस समय थोड़ा रेंज में अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है और इस ऐसे समय में जब सबको बहुत ज़रूरी से एक पुल बैक की रिक्वायरमेंट है, ये पुल बैक आएगा नहीं आएगा, किस स्पीड से आएगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, इस देश के सबसे बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटजिस्ट गौतम शाह। गौतम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो आपकी टाइमिंग, इस समय आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है आपके इंटेलिजेंस की और आपकी गाइडेंस की हमको, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह पर आके रुका है जहाँ पे इन्वेस्टर्स भी कह रहे हैं कि बस करो, अब और सस्ता हमको मत करो बाजार। गौतम भाई, एक और चीज़ है मार्केट के अंदर, आंखें तरस गई हैं हरा निशान देखने के लिए या बड़ा मूवमेंट देखने के लिए। ये वनवास, ये जो दूरी है तेज़ी से, ये अभी कितनी और है कि हम कितना और पिटेंगे या हम चलने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि मार्केट में पिछले साल काफी बड़ी तेजी थी, काफी अच्छी तेजी थी, जहां पर हर तरह के स्टॉक चले थे। और आई थिंक एक रिवर्जन टू द मीन हमेशा एक बुल मार्केट में जरूरी होता है। अगर आपको याद हो, कोविड के इनिशियल रैली के बाद लेट 21 2022 में हमने एक 18% का फॉल देखा और उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ी तेजी देखी अगले 12 से 15-18 महीनों में। तो मेरा मानना है कि ये एक नॉर्मल सी करेक्शन है। मुझे मालूम है कि लोग काफी इम्पेशेंट हो गए हैं, एंग्शियस हो गए हैं, बेरिश हो गए हैं, बट मेरा अभी भी मानना है लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख के कि मार्केट अभी भी एक अच्छे सिचुएशन में है। और इस लेवल्स पे 23,000 के लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट बाइंग करने के लिए। बट एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज रोज इस मार्केट को डेली बेसिस पे मत देखिए कि कल क्या होगा या एक हफ्ते बाद क्या होगा। अगर आपका व्यू 6 से 12 महीने का है तो मेरा मानना है कि इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे हैं बाइंग करने के लिए। क्योंकि अगर आप ब्रेथ रीडिंग्स को देखें, इंडिकेटर रीडिंग्स को देखें, सारे नेगेटिव्स को देखें, तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस आर ऑलरेडी प्राइस्ड इन। सो मार्केट हैज कम टू अ पॉइंट जहां पर मुझे लगता है कि 22,800 23,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर गया तो हम यहां से ही रिबाउंड कर सकते हैं। बट अगर आप पूछेंगे वर्स्ट केस क्या है, तो वर्स्ट केस मेरे हिसाब से 21,800 22,000 है। अभी भी लगता नहीं है कि वहां से कितना आसानी से जाएगा, बट दैट इज द वर्स्ट केस। बट द बिगर व्यू इज द डाउनसाइड फ्रॉम हियर इज मैक्सिमम 2 to 4%, whereas the upside potential is about 15 to 20%. So as an investor, इस लेवल्स पे आप कुछ एक निकलने का मत सोचिए, क्योंकि दैट विल बी द रॉन्ग स्टांस। ठीक है गौतम भाई, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। आई थिंक ये पहली बार मुलाकात हमारी हो रही है। गौतम भाई, ये बताइए आप जरा, क्या ये बजट के लिए बाइंग करने का सही वक्त है या फिर बजट का वेट कर लें, और जिन्होंने अब तक वेट किया है 8, 9, 17 और वेट कर लें? देखिए, अगर आप निफ्टी को देखें तो 11 से 12% की डिक्लाइन आई है। अगर आप ओवरऑल एनएसई को देखें तो एवरेज डिक्लाइन इज अबाउट 26% सिंस अक्टूबर 24। तो मार्केट में काफी बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। इनफैक्ट एक मिनी बेयर मार्केट है प्ले आउट हुई है। और इस पीरियड में काफी नेगेटिव्स है। अगर आप रुपए के डेप्रिसिएशन को देखें, डॉलर इंडेक्स का राइज को देखें, क्रूड ऑयल में जिस तरह की अपसाइड मूवमेंट आई है, ये सारे फैक्टर्स जो है इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। और उसके ऊपर से एफआई सेलिंग ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो डोमेस्टिक मनी था वो साइडलाइंस पे है, वो मार्केट में आएगी जरूर, बट द मोमेंट देयर इज स्टेबिलिटी इन द सिस्टम इट विल कम। और ऑब्वियसली ट्रम्प फैक्टर इज आल्सो एट प्ले, जो वर्ल्ड मार्केट्स ने काफी अच्छे तरीके से उसको संभाला है। और लगता है इंडियन मार्केट्स भी समझेगा कि ट्रम्प फैक्टर इज मोर पॉजिटिव एंड नॉट एज नेगेटिव एज पीपल वर मेकिंग आउट टू बी। एंड फाइनली, आई थिंक आपने जो बजट के बारे में कहा, आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज आल्सो लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड in terms of the slowdown, in terms of the earnings that have come up in the last 2 weeks. और ये सारे factors को देख के I'm sure the government will take a very calculative stance on the 1st of February. पर मेरा मानना है कि क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, क्योंकि सारे नेगेटिव्स मोस्टली प्राइस में है, मुझे लगता है कि इस लेवल्स पे बाइंग चालू कर देनी चाहिए। 6 से 12 महीने के बारे में सोचिए, आई थिंक मार्केट काफी कंफर्टेबल है। मार्केट काफ़ी कंफर्टेबल है 6 से 12 महीनों के लिए, नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव। गौतम सर, अशेषा बात कर रही हूँ, खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर कहाँ बन रहे हैं, और स्पेसिफिकली लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो कौन से स्टॉक्स पर आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा?
देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको क्वालिटी स्टॉक्स में रहना है, बिकॉज एनीथिंग दैट इज ग्रेड बी, सी एंड डी आई डोंट थिंक विल रिकवर विद द मार्केट. सो गिवन दैट, आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसी बास्केट है जो मुझे अच्छा लगता है, और वैल्यूएशन के हिसाब से और चार्ट्स के हिसाब से भी. और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले रिबाउंड आएगा जैसी मार्केट में स्टेबिलिटी आती है. सेकेंडली, आई थिंक रियल एस्टेट हमारा फेवरेट रहा है. सारे जो टॉप स्टॉक्स है, डीएलएफ, ओबरॉय रियलिटी, लोढ़ा डेवलपर्स, आई थिंक काफी अच्छा करेंगे. ऑटो में मेरे हिसाब से जो 8 महीने की करेक्शन थी वो अब खत्म हो गई है. सो मारुति, टाटा मोटर्स, आयशा मोटर्स के काफी अच्छे चार्ट्स है, और मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इज एक्सेलेंट टू बी कमिटिंग इनटू देम. और एनबीएफसीज में जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, हमारा फेवरेट रहा है, और जिस तरह के फंडामेंटल्स है मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर वीकनेस है. सो आई थिंक आपके व्यूअर्स को एक बहुत क्लियर पॉइंट है कि प्लीज क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, और वो स्टॉक्स में रहिए जहां पर वैल्यू है. डोंट बी इन दोज वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स जहां पर 50, 60, 70 पी में चल रहे हैं. वो मेरे हिसाब से इस मार्केट में आउट परफॉर्म नहीं करेंगे. गौतम भाई, ये जो डिफेंस और रेलवे वाले शेयर्स भी हैं, क्या इन पे आपका कोई टेक है? ये बैलेंस शीट से तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट में खबर ये है कि इन्होंने उतना रिटर्न जो 5 साल में देना चाहिए था 2 साल में ही दे दिया, 1 साल में ही दे दिया, इसलिए शायद थोड़े साइडवेज है. ऐसा कुछ है क्या? ये पूरे मार्केट में हुआ है पिछले 4 सालों में. आई थिंक अगर आप पिछले 25-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मार्केट में जो ट्रेंड्स होती थी वो 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपको रिटर्न्स देती थी. अभी पिछले 4 सालों में क्या हुआ है कि जो 4 साल का ट्रेंड था वो 1 साल में प्ले आउट हुआ. मेटल्स में ऐसा ही हुआ, ऑटो में ऐसा हुआ, रियल एस्टेट में ऐसा हुआ, फार्मा में ऐसा हुआ, और डिफेंस और रेलवे में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि रिटर्न्स वर एक्सपोनेंशियल. सो आई थिंक एक नॉर्मल सी करेक्शन, नाइस लॉन्ग 6 मंथ 8 मंथ करेक्शन जरूरत था. रेलवे आई एम नॉट अ बिग फैन. मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर आप बड़ी कमिटमेंट कर सकते हैं कि नहीं. मगर डिफेंस मेरे हिसाब से एक अच्छा लॉन्ग लंबा करेक्शन से निकल के आ रहा है. फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और डिफेंस एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है. तो मेरा मानना है कि डिफेंस स्टॉक्स में डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट बना सकते हैं. बट हम अपने क्लाइंट्स को यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेंथ पे लीजिए. निफ्टी में मैंने आपको ऊपर का लेवल नहीं दिया, बट जब तक 23,350 और 23,500 क्लियर नहीं होता है, वी विल नॉट गेट इनटू एन अप ट्रेंड अगेन. सो अगर कमिटमेंट बनानी है, इंस्टेड ऑफ बाइंग द डिप, यू रैदर बाय ऑन स्ट्रेंथ. तब आप मोमेंटम और ट्रेंड आपके साथ में रहेगा. सो डिफेंस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद सकते हैं, रेलवे को अवॉइड कीजिए. ठीक है, डिफेंस खरीद सकते हैं, रेलवे को थोड़ा अवॉइड करने की सलाह है. गौतम भाई, एक और सेगमेंट है जो लगातार बजिंग होता है, जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का भरोसा डिगा हुआ है, और वो है जो फिनटेक स्टॉक्स हैं, न्यू एज स्टॉक्स हैं, और जो मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं. आप देखिए बीएसई, एमसीएक्स, आईएक्स प्लेटफॉर्म वाले शेयर, सीडीएसएल, ये सारे टूट रहे हैं. इन स्पेसेस में आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से अगर हम फिनटेक स्टॉक्स को देखेंगे 25 से 30% गिरावट के शिकार हो गए. क्या और अभी गिरेंगे या फिर सही प्राइस पर आ गए ये? नहीं, फिनटेक में भी एक बहुत बड़ी अपट्रेंड हमने पिछले 2-2.5 सालों में देखा. तो आप मेरे हिसाब से ये नॉर्मल करेक्शन है, यहाँ पर ज्यादा वीकनेस मुझे लगता है नहीं. आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्टोरी इज हियर टू स्टे. सो सीडीएसएल, कैम और बीएसई जैसे स्टॉक्स के बारे में आपने कहा. आई थिंक अब बाजार में सब लोग कमिटेड रहना चाहते हैं, और ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है. सो आई थिंक ये सब सारे स्टॉक्स अच्छे करेंगे, और ये सारे स्टॉक्स जब अपने वीकली मूविंग एवरेज या मंथली मूविंग एवरेज के आसपास आ जाते हैं तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए. बाकी की जो फिनटेक स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगेन काफी पॉजिटिव डिस्काउंट हो चुके थे. अगले 3 साल 5 साल का जो पॉजिटिव था वो प्राइस में आ चुका था. एक अच्छी सी नॉर्मल सी करेक्शन हमने पिछले 1-1.5 महीनों में देखा, और मुझे लग रहा है कि काफी न्यू एज फिनटेक स्टॉक्स हैं, चाहे वो नजारा हो या कार्ट्रेड हो, पीबी फिनटेक हो या जोमेटो हो, which has been a favorite for a long time. I think all of these stocks will make a comeback. So as an investor with a 12 to 18 months horizon, ये सब stocks में definitely invest करनी चाहिए. टेक कंपनियों पर नजरिया पॉजिटिव, और 12 से 18 महीने का अगर आपका नजरिया है तो अच्छे रिटर्न्स यहां पर नजर आ सकते हैं. लेकिन गौतम सर, आपका नजरिया मेटल स्टॉक्स पर भी लेना चाहूंगी. चाइना ने कई सारे पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स किए हैं स्टिमुलस मेजर्स को लेकर 2025 में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मेटल सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी, और कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर फ्रेश पोजिशंस लिए जा सकते हैं?
देखिए, प्राइस एक्शन देखते हैं तो कोई कॉन्फिडेंस आता नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन काफी वीक रहा है पिछले 3 से 6 महीनों में। बट अगर आप इस डेटा पॉइंट को अगर आप फैक्टर इन करते हैं और रेशियो चार्ट्स मेटल्स वर्सेस द निफ्टी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मेटल्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस लेवल्स पे। अगेन स्क्रीन आप देखेंगे, चार्ट्स आप देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप कॉमन सेंस के हिसाब से जाएं तो इस लेवल्स पे 84-8500 का लेवल जो है मेटल्स इंडेक्स में, मेरे हिसाब से खोने के लिए 3 से 4% है और आने के लिए 20 से 25% है। तो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, नैल्को, मुझे लगता है कि 2025 में अच्छे करेंगे। और एज इन्वेस्टर्स अगर आप एक बास्केट बना के अगर इसमें खरीदारी करते हैं और थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करें, तो आई थिंक इसमें अच्छी रिटर्न बननी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर भी 8 महीने के कंसोलिडेशन से निकल रहा है और पिछले 6-7 दिनों में हमने इसमें काफी अच्छी स्टेबिलिटी देखी। कल के फॉल में भी मेटल्स ज्यादा नहीं गिरे। सो मेटल्स और रियल एस्टेट मेरे हिसाब से इस साल के 2 डार्क हॉर्स सेक्टर्स है जिसमें आप अच्छी अल्फा बना सकते हैं। गौतम भाई, आप मेटल्स, रियल एस्टेट ये सब बता रहे हैं, लेकिन आपने बैंक्स की ज़रा चर्चा नहीं की है। ये बैंक्स में भी 2 डिविजन्स हैं, सरकारी और प्राइवेट बैंक्स। मैं सरकारी बैंक्स पे तो जाता ही नहीं, उसमें सिर्फ एसबीआई को चुन लेता हूँ। बैंक्स पे आप उतने बुलिश हैं क्या? आपका स्टांस अगर मैं आपसे आउट ऑफ 10 पूछूं तो आप कितने इसको नंबर दे सकते हैं, आपके बुलिशनेस को? मैं इसको थोड़े से रिवर्स वे में आंसर करना चाहूंगा। मैं उस पर बेरिश नहीं हूं, बिकॉज आप एक 13 पी 14 पी पे आप बैंक निफ्टी पे बेरिश हो नहीं सकते हैं। ये सब कंपनीज है जिसके अर्निंग्स काफी अच्छे हैं और विजिबिलिटी काफी अच्छी है। देन देयर आर डायरेक्ट प्ले टू द इंडिया स्टोरी। अगर आप निफ्टी का पी देखें तो वो 22-23 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी का पी देखें तो वो आप 13-14 के आसपास चल रहा है। स्टेट बैंक जैसे स्टॉक सिंगल डिजिट पी पे अभी भी चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो 6-8 महीने का जो अंडर परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी का, वो धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो जाएगा। नीचे में 46,500 47,000 की बड़ी सपोर्ट है, उसके नीचे जाता मुझे बैंक निफ्टी नहीं लगता। बट अगर आपका 12 से 18 महीने का व्यू है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट बैंक निफ्टी वापस 50,000 तक जाएगा और फिर इवेंचुअली 54-5500 तक जा सकता है। सो शॉर्ट टर्म चार्ट्स उतने अच्छे नहीं है। थोड़ी बहुत इसमें एचडीएफसी बैंक में रिजल्ट्स कैसा आता है उस पे डिसाइड होगा ट्रेंड। बट अगेन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो बैंकिंग स्टॉक्स में टॉप बैंक्स में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में डेफिनेटली कमिटमेंट बनानी चाहिए। गौतम सर, आप न केवल एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं बल्कि बहुत अच्छे एक रिसर्च एनालिस्ट भी हैं। तो मैं आपकी उसी रिसर्च का थोड़ा फ़ायदा लेना चाहता हूं कि आपने कभी बैक टेस्टेड किया है कि जब भी एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स ये 10 से 15% के बीच में आके रुकती है, ये पहले बाउंस बैक बहुत फास्ट होता था, लेकिन इस बार बाउंस बैक उतना फास्ट नहीं है। अब बहुत टाइम से यही होल्डिंग्स पे खड़ा है, एफआईज वापस नहीं लौट रहा है। अगर एफआईज आने की एक तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस हैं कि आ जाएगा पोस्ट बजट या ड्यूरिंग द बजट, और अगर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरफ मूव हो सकता है वो फंड्स? देखिए, मुझे ये काफी बड़ी डिस्कनेक्ट लगती है, क्योंकि जब बाजार एकदम ठीक था अक्टूबर के महीने तक, जब हम 26,000 की निफ्टी पे चल रहे थे, तो एफआईज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। और अब जब बाजार गिरा है तो हम ये बोल रहे हैं कि क्योंकि एफआईज नहीं है इसीलिए मार्केट में वीकनेस है। मेरा ये मानना नहीं है। आई थिंक वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन सम सेंस, क्योंकि जिस तरह का डोमेस्टिक मनी हर महीने मार्केट में आ रहा है, आई थिंक there is no problem for money. The problem is there was a bit of a slowdown. Earnings उतने अच्छे नहीं थे और उसके कारण हमने ये करेक्शन देखा। एफआई डेटा को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा नहीं। आपने जैसे ठीक कहा, डेफिनेटली थोड़ी सी ओवरसोल्ड है और वहां से बाउंस आ सकती है। बट अगर आप ब्रेथ डेटा देखें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इन द एनएसई 500 विच आर ट्रेडिंग ओवर द 50-day मूविंग एवरेज, वो सारे डेटा काफी ओवरसोल्ड हो गए हैं। और पिछले 4 साल में वो डेटा जब आज के लेवल पे जब भी पहुंचे हैं, मार्केट ने बॉटम किया है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि 22,800 23,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट काफी ओवरसोल्ड है और अगर बजट में कुछ अच्छा निकल गया, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आ गए, वर्ल्ड मार्केट्स अगर स्टेडी रहा, रुपया अगर थोड़ा सा अप्रिशिएट कर गया, तो आई थिंक इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया विल कम बैक। ओके, ठीक है गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हमारे जो डाउट्स थे काफ़ी हद तक आपने क्लियर किए विद द फैक्चुअल डाटा।
बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर, ड्यूरिंग द बजट मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा, ड्यूरिंग द बजट से 1-2 दिन पहले या फिर बाद में हम एक बार आपको वापस से कनेक्ट करेंगे, हो सकता है ऑन अ डे ऑफ अ बजट आप थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल दीजिएगा ताकि उस समय मार्केट की इंटेलिजेंस हमको आप दे पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे लिए आज समय निकाला, बहुत शुक्रिया।